हमने कृषि और पशुपालन में कृषि के प्रकार के बारे में बात किया था कि कृषि हमारी 3 प्रकार की होती है, खरीफ की, रबी की और जायद की। वो किस समय उसका बोने का समय होता है, काटने का समय होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं कृषि के प्रकार की। कृषि के प्रकार, देखिए कृषि एक तरीके की नहीं होती। कई बार कृषि में कितनी पूंजी लगी है या कितना मानवीय श्रम लगा है या वो किन क्षेत्रों में हो रही है, इस आधार पे हम कृषि के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें कृषि के प्रकार में, एक होती है हमारी निर्वहन कृषि। ठीक है, निर्वहन कृषि के बाद होती है हमारी स्थानांतरित कृषि। तीसरी होती है हमारी मिश्रित कृषि। ठीक है, चौथी होती है हमारी विस्तृत कृषि। पांचवी होती है वाणिज्य कृषि। नेक्स्ट होती है बागाती कृषि। नेक्स्ट है जैविक कृषि। ठीक, कृषि के और भी प्रकार हैं, लेकिन जितने अभी आ रहे हैं मैं चार्ट के माध्यम से एक बार मैं लिखे दे रही हूँ, फिर आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। क्योंकि कृषि एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती है, इस वजह से पहले सबके नाम लिखें। जल कृषि, एक्वा कृषि, सहकारी कृषि। देखिए कई नाम आप भी फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, जो कि आपने उसमें नहीं पढ़ी होगी। कई नए नाम आने की वजह से हमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। समुद्री शैवाल कृषि, नाम देखने में बहुत अजीब है, लेकिन वर्तमान में जो मैं नीचे नीचे लिख रही हूँ वो कृषि ज़्यादा डेवलप हो रही हैं और गवर्नमेंट का भी इसी तरफ योगदान है कि ये पर्यावरण के अनुकूल हैं, इस वजह से इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। संविदा कृषि, शुष्क। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखें तो कुछ तो हमने पहले भी पढ़े हुए कृषि के प्रकार हैं, लेकिन कुछ इसमें बिल्कुल नए कृषि के प्रकार हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा एक दो नाम और हैं जिनको मैं जोड़ रही हूँ। इसको एक्वा या एक्वापॉनिक कृषि भी कहते हैं, फुल नाम ही लिख देती हूँ। ठीक है, एक और है आपका, वो है ट्रक फार्मिंग। तो अब देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कुल हमारे पास कितनी प्रकार की कृषि हो गई है? 14 प्रकार की कृषि के प्रकार हैं। देखिए नाम तो लिख दिए, लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत की कृषि के प्रकार पढ़ रहे हैं तो हम भारत से रिलेट करके ही इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में ही होती है, पूरे विश्व में होती हैं। क्योंकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो हम उससे रिलेट करके पढ़ेंगे। और हमारे यहाँ देखिए भारत जो है मानसूनी कृषि पर निर्भर करता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है।
तो यहाँ जो भी हमारे यहाँ की पहले बोलते 70 से 75% जनसंख्या इस कृषि व्यवसाय में लगी होती थी, जो कि वर्तमान के आंकड़े अगर हम देखें 2020 19-20 के आंकड़े देखें तो उसका प्रतिशत 50 से 55 रह गया है। कारण है भूमि की जो क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है, रोड्स बन रही हैं, मल्टीनेशनल बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो कम होता जा रहा है लोगों का रुझान, क्योंकि इसमें फ़ायदा इतना नहीं मिल रहा है। लोग उद्योगों की द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय से हमारे यहाँ जो रोजगार का स्तर है वो द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय की ओर हमारे यहाँ जा रहा है। तो इसमें अब जो प्रतिशत आया है नया, वो 50 से 55% की हमारी जो जनसंख्या प्रॉपरली कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो वो कृषि कार्य में सबसे पहली हमारी कृषि है निर्वहन। निर्वहन होता है अपने जीवन यापन करने के लिए जितनी हमें कृषि की, देखिए इसमें क्या होता है, भूमि का आकार तो छोटा होता है, उत्पादन ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है, और कारण जो उत्पादन होता है वो बजाय बेचने के अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इस प्रकार की खेती की जाती है। और भारत में 50 से 60% मतलब सर्वाधिक जो कृषि की जाती है वो यही, और भारत ही नहीं विश्व में सर्वाधिक कृषि इसी प्रकार की जाती है। देखिए फादर है, उनके 4 बच्चे हैं, बढ़ जाएंगे तो छोटे आकार, उनके भी बच्चे हो जाएंगे तो खेतों का आकार छोटा होता जाता है, तो वो इतना प्रोडक्शन नहीं ले सकते कि उसे बेच सकें। हाँ, अपने घर की अपने जीवन यापन के लिए उसकी पूर्ति के लिए वो उपज रख सकते हो। कुछ मात्रा में जो बचता है उसको वो अगले फसल के लिए बीज के रूप में, संचयन के रूप में वो सेव कर लेते हैं। तो पहली कृषि क्या हो गई हमारी, मतलब जीवन निर्वाह के लिए की जाने वाली कृषि क्या हो गई, निर्वहन कृषि। स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से हम कहाँ जा रहे हैं, दूसरे स्थान की ओर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो कृषि है ज़्यादातर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, जो 7 सिस्टर स्टेट का इलाका है, वहाँ पे की जाती है। इसमें क्या होता है, खेत होता है, खेत पे फसल ली जाती है, 1, 2 साल 3 साल तक हाईएस्ट। वहाँ फसल लेने के बाद जो होता है, भूमि के जो उपजाऊ तत्व होते हैं वो मिट्टी की ऊपरी सतह पे होते हैं, और सारे जब फसल होती है तो वो फसल के माध्यम से सारे पोषक तत्व धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। जब वहाँ पे उपज अच्छी नहीं होने लगती तो वो उस जगह को किसान छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, और दूसरी जगह वनों को, जंगलों को नष्ट करके वहाँ पे खेती करते हैं। तो इस तरह की खेती को राजस्थान में भी होती है, हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले इलाके में वालरा कृषि के नाम से जिसे हम जानते हैं। कई जगह इसको स्थानीय नामों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। एमपी में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, और पूर्वोत्तर राज्य मैंने आपको बताई ही है वहाँ पे होती है, लेकिन इसको अलग अलग नाम है। झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, वाला कृषि, पौंडा कृषि केरल में भी होती है, कर्नाटक में भी होती है। तो पहाड़ी ढालों पे विशेष रूप से आपको ये देखने को मिलेगी, लेकिन ये पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। देखिए, क्योंकि जब एक जगह से आप दूसरी जगह जाएंगे खेती करने के लिए तो वहाँ खड़े हुए पेड़ों को ये लोग काट देते हैं, जला देते हैं। इससे क्या होता है, पर्यावरण को क्षति होती है। तो इस पे गवर्नमेंट काफ़ी रोक लगा रही है, कह रही स्थान विशेष पे आप खाद डाल के जैविक क्रियाएँ करके उसको प्रोडक्शन लीजिए। तो भारत में इस प्रकार की कृषि, अगर स्थानांतरित कृषि के मैं नाम बताऊं तो कई स्थानों पे मैंने कहा था इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अगर हम इसके नाम की भी बात करें, स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम ये भी कर लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्य, अभी पूर्वोत्तर में मैंने 7 सिस्टर स्टेट, असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे जो त्रिपुरा वाला क्षेत्र है वहाँ पे इसे कहते हैं झूम कृषि। ऐसा है, कई जगह झूम कृषि, कई जगह आपको झूमिंग कृषि, बात एक ही है इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। झूम या झूमिंग कृषि एक होती है। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में देप्पा, ठीक है, क्योंकि कई बार ये कंपटीशन में ही पूछ लेते हैं और थोड़ा बहुत हमें जानकारी भी होनी चाहिए। देप्पा या डाडिया के नाम से भी जाना जाता है, एक नाम और है एवं डाडिया या बेबर। ये एमपी और छत्तीसगढ़ में के नामों में स्थानांतरित कृषि को इस नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा में मैंने कहा था, देखिए स्थान कृषि के स्थानीय नाम, स्थान विशेष पे उसके क्या नाम है उसके आधार पे मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान,
पामा डाबी या ओमान के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम है जो मुझे याद आ रहा है, जिसको ब्रिंगा, मैंने एक बार पढ़ा था कहीं और बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ब्रिंगा एक बार किसी क्वेश्चन पेपर में आया था कि ब्रिंगा किस प्रकार की कृषि है, तो ये भी क्या है, उड़ीसा का स्थानीय नाम है और कैसी कृषि है, स्थानांतरित कृषि है। तो ये आपको याद करने हैं, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान में मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि आप राजस्थान में और आपने राजस्थान का भूगोल फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही हुआ है और कई एग्जाम भी आपने 12th के बाद दे लिए होंगे। वालरा कृषि, वालरा कृषि, ठीक है, पहाड़ी ढालों पे जो बताई थी मैंने, राजस्थान में वालरा कृषि के नाम से जानी जाती है। वालरे, वालरा, वाला, कुछ ही भी। और आंध्र प्रदेश में जानी जाती है पौंडू, पौंडू के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा इधर कर लेती हूँ। आंध्र प्रदेश में पौंडू के नाम से इसको जाना जाता है, पौंडू। और कई जगह आपको पौंडू या पेंडा भी लिखा मिलेगा, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, पौंडू या पेंडा दोनों ही आंध्र प्रदेश के नाम हैं। दूसरा, अगर हम बात करें मेघालय में, मेघालय देखिए पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, पठारी क्षेत्र है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा भी गया है कि पठारी भाग, 7 सिस्टर स्टेट में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो पठारी है, तो मेघालय एक पहाड़ी भाग ना होकर पठारी भाग है और वहाँ पे स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है बोगमा। ठीक है, बोगमा के नाम से जाना जाता है। अगली बात करें हम पश्चिमी घाट की, जो महाराष्ट्र के पास वाला क्षेत्र पड़ता है, पश्चिमी घाट, वहाँ नाम जाना कुमारी, बहुत इजी है तो याद करना, कुमारी के नाम से जाने जाती है स्थानांतरित कृषि को। नेक्स्ट अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में कुरुवा के नाम से जानी जाती है, कुरुवा। ठीक है, तो ये स्थानीय नाम है जहाँ इनको झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि तो हर जगह नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में बात करें तो खिल के नाम से, हिमालय क्षेत्र में इसको खिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हिमालय क्षेत्र में खिल के नाम से जाना था। ऐसा नहीं है कि इन क्षेत्रों में नहीं है, मैंने कहा था पहाड़ी भागों में भी होती है। मणिपुर में बात करें, मैं इसको साफ कर देती हूँ। मणिपुर में पामलू के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मणिपुर में पामलू के नाम से है। और आपका छत्तीस बस्तर है, अंडमान निकोबार है। अच्छा, अंडमान निकोबार की बात कर लेती हूँ, अंडमान निकोबार में भी होती है, निकोबार में, निकोबार एंड बस्तर क्षेत्र, ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन गए, यहाँ पे जानी जाती है दिप्पा कृषि के नाम से, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। दिप्पा कृषि का, दिप्पा का, पोंडू का, वालरा का, पामलू का, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो स्थानीय नाम इसके अलग अलग क्षेत्रों में नाम हैं। और किस कृषि को कहा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित करके जो कृषि की जाती है, 2-3 साल में स्थान परिवर्तन करते हैं, तो इस प्रकार की कृषि कहलाती है हमारी स्थानांतरित कृषि। अगली कृषि की बात करते हैं हम, मिश्रित कृषि। देखिए हमारे क्षेत्रों में ज़्यादातर जो राजस्थान, यूपी है, एमपी है, ज़्यादातर भारत के अधिकतर हिस्सों में स्थानांतरित कृषि ही, स्थानांतरित के अलावा मिश्रित कृषि की जाती है। निर्वहन और मिश्रित, मिश्रित कैसे कि देखिए आपने देखा होगा गांव में खेती भी करते हैं और खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इनको पाल लेते हैं, क्योंकि उनका जो चारा आता है, देखिए गेहूं निकालने के बाद जो भूसा बचता है उसका वो चारे के रूप में अपने जानवरों को खिला लेते हैं और जानवरों के उत्पादों को वो क्या करते हैं, बेच के अपनी इनकम बना सकते हैं। जैसे दूध बेच दिया, दूध से बने उत्पाद हैं, या जानवरों का मांस भी बिक जाता है, सींग बिक जाते हैं, तो वो उनका एक अतिरिक्त व्यवसाय हो जाता है। तो इस वजह से भारत में अधिकतर आप देखने को क्या मिलेगी, मिश्रित कृषि।
कृषि। तो हमारी निर्वहन हो गई, स्थानांतरित हो गई, मिश्रित। अब बात करते हैं विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है बड़ी कृषि, जो बड़े क्षेत्र पर। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों पे, छोटे छोटे हेक्टेयर हैं में की, हेक्टेयर क्या बीघा में की जाने वाली खेती है। लेकिन जब हम विस्तृत कृषि की बात करें तो हम हेक्टेयर, बड़े क्षेत्र की बात करते हैं। जब भी हम बड़े क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ मानवीय श्रम की अपेक्षा पूंजी निवेश बढ़ जाता है। पूंजी निवेश विशेष रूप से किस पे बढ़ता है, संकर बीजों पे, टेक्नोलॉजी पे। तो उसके कारण वहाँ क्या होता है, उत्पादन बढ़ जाता है और जल्दी उत्पादन, या समय सीमा नहीं कह रही कि मैं रबी की फसल को खरीफ के टाइम पे ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बात होता है कि जो उसके उत्पादक क्षमता है ज़्यादा बड़े क्षेत्र में होगी तो व्यर्थ भूमि कम हो जाती है। देखिए जितने जितने छोटे खेत होते हैं उसमें चकबंदी के कारण मेड़ में, अतिरिक्त बंटवारे में क्या ज़मीन व्यर्थ हो जाती है। लेकिन विस्तृत और वाणिज्य कृषि में क्या होता है, ये इतने मेड़ वेड़ में ज़मीन ज़्यादा बर्बाद नहीं जाती, इस वजह से वहाँ उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है और समय कम लगता है। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ होगी जाहिर बात है मानवीय श्रम की अपेक्षा वो अच्छा कार्य करेगी। तो हम अगर इसमें विस्तृत कृषि की बात करें तो बड़े बड़े आधुनिक यंत्र यूज़ किए जाते हैं और मानव श्रम मैंने बता ही दिया कम लगता है, इसमें पूंजी ज़्यादा लगती है। और मैं अगर इसका उदाहरण दूं विस्तृत कृषि का, तो आपने यूएसए में प्रेरी क्षेत्र सुना होगा। प्रेरी क्षेत्र है आपका सामान्य, वहाँ पे क्या होता है, प्रेरी घास का मैदान था जिसे वर्तमान में वहाँ की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने उसे डेवलप करके कृषि में डेवलप कर लिया है। तो वहाँ पे क्या होता है, मक्के की पेटी है पूरी की पूरी। तो पूरे क्षेत्र में मक्का उत्पादन, इतने बड़े क्षेत्र होते हैं कि कई बार इनको क्या है हेलीकॉप्टर से छिड़काव करना पड़ता है। अब आपको इसके संग एक मिश्रित का भी उदाहरण मिक्स कर देती हूँ। बड़ी मात्रा में मक्का होता है, मक्के पे देखिए आप ज़्यादा पिज़्ज़ा है, बहुत सारी चीज़ है, बेबी कॉर्न है। आजकल मक्के का उपयोग खाने में बढ़ गया है, पौष्टिक तत्व में आता है। साथ ही इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो मक्का उत्पादन होता है वहाँ उसके अलावा जो विशेष रूप से मक्का पैदा किया जाता है वो है सूगरों को खिलाने के लिए। क्योंकि आपको बता दूं, क्यों वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मांस खाया जाता है, फिश के बाद जो सबसे ज़्यादा ठीक है बसा में, प्रोटीन में, वो है सूगर का मांस। तो वहाँ के सूगरों को खिलाया जाता है जिससे उसमें चर्बी की मात्रा बढ़ जाए। तो वो भी वो काम कर रहे हैं। तो ये जो कृषि की जा रही है ये अमेरिका का बहुत अच्छा उदाहरण है। आपको प्रेरी क्षेत्र का अगर आप ध्यान से देखें तो वो कृषि हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारी वाणिज्य कृषि की बात कर रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग की। ये जो कृषि की जाती है ये पूरी तरह लाभ कमाने के लिए, ये जो कृषि है इसका पूरा उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। इसका मतलब जो भी पैदावार होगी उसे बेचने के लिए कर रहे हैं, और बेचने के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता होगी उतना ही अच्छे हमें पैसा मिलेगा। तो इसमें उत्तम किस्म के बीज, उत्तम किस्म की टेक्नोलॉजी, और समय समय पे जो मिट्टी है उसको भी चेक करवाते रहते हैं कि इसमें किस चीज़ का प्रोडक्शन हमें अच्छा मिल सकता है। तो वाणिज्य कृषि जो है पूरी तरह, आपको वाणिज्य नाम मतलब सीधे सीधे कमर्शियल है, और जब जहाँ कमर्शियल वर्ड आ गया वो समझिए सब पैसे का खेल है। तो इसका मतलब हमें पैसा ज़्यादा मिले, चाहे वो हमें विदेशी पूंजी हो, स्थानीय पूंजी हो, लेकिन विशेष हमारा जो टारगेट रहता है विदेशी मुद्रा को प्राप्त करना, जिससे कि हमारे यहाँ की जो राष्ट्रीय आय है वो बढ़ सके और हमारा डेवलपमेंट हो सके। तो इस प्रकार की जो वाणिज्य कृषि की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, अच्छी पैदावार देने वाले बीज हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है ताकि कि फसल कम से कम खराब हो। इसके अलावा मैंने अभी आपको जो विस्तृत कृषि में उदाहरण दिया था ना कि मक्का उत्पादन के लिए सूगरों को भी पाला जा रहा है, उनको खिलाया जाए, तो सबसे बेस्ट उदाहरण तो वाणिज्य का है कि देखो मांस बहुत महंगा बिकता है और मक्का बिक ही रही है। इसके अलावा उसका जो चारा है वो भी बिक जाता है। तो इसमें समस्त जो भी हम उपज लेंगे वो क्या करेंगे, बेचने के लिए करते हैं। ये सारी जो उपज होती है मांग की, किस चीज़ की ज़्यादा मांग है उस चीज़ के उत्पादन पर निर्भर करता है। अगर हम इसे बात करें भारत में, तो भारत में देखिए सबसे ज़्यादा जो फसल हम कहें, पहले नंबर पे चावल होता है, दूसरे नंबर पे हमारा गेहूं होता है। अब मैं चावल का ही आपको उदाहरण देती हूँ। हरियाणा और पंजाब में जो चावल होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, बेचने के लिए होता है, वो बेच के अपना निर्भर मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो चावल होता है वो पहले अपनी नीड्स पूरी करते हैं, अगर बचता है तो वो बेचते हैं। और आपको बताऊं पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, रासायनिक खादों का बहुत उपयोग किया जाता है, लेकिन पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में जो परंपरागत विधि हैं उनसे किया जाता है, इसलिए वहाँ से आया हुआ चावल आपको अच्छा क्वालिटी का होगा और महंगा होगा। और पंजाब और हरियाणा में जो होगा, क्योंकि रसायनों का बहुत उपयोग किया गया है, इस वजह से वो क्या होगा, थोड़ा आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह किसके लिए कर रहे हैं, बेचने के लिए, लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार की खेती कौन सी हो गई, हमारी वाणिज्य कृषि हो गई। अगली कृषि की बात करें हम
बागानी कृषि या इसे रोपण कृषि भी कह सकते हैं, बागाती कृषि भी कह लेते हैं। देखिए इस प्रकार की जो अगर खेती की बात करें तो रोपण मतलब रोपे जाते हैं, इसको बागाती बागानी कुछ भी कह लीजिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका चाय का पौधा। चाय है, कॉफ़ी है, कहवा है, ये अपने किस में आ जाते हैं, बागाती कृषि में। इसमें पर्टिकुलर एक क्षेत्र पे एक ही प्रकार की फसल, अगर चाय है तो चाय के बागान ही बागान है, ऐसा नहीं कि उसके बीच में गेहूँ उगा दिया, नहीं, बागान के बागान होंगे, ढालों पे होती है। कॉफ़ी है तो कॉफ़ी के बागान है, कहवा है तो कहवा के बागान है। तो इस प्रकार की खेती, जैसे असम की बात करें तो वहाँ चाय के बागान है, तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा चाय। बागाती का ध्यान आते ही आपके दिमाग में चाय ऑप्शन में आ जाना चाहिए। चाय के अलावा कॉफ़ी है, केला है, काजू है जो केरल कर्नाटक में, रबड़ है, नारियल है, केरल कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्र हैं। तो इसमें उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं। ये भी वाणिज्य कृषि का ही रूप है, लेकिन अलग से नहीं है उसी का ही रूप है। इसमें बड़े क्षेत्र पे किया जाता है और ज़्यादातर जो उत्पादन होता है, जितना भी उत्पादन इससे मिलेगा सब उद्योगों को भेज दिया जाता है। उसके बाद उद्योग उससे क्या क्या प्रोडक्शन करते हैं, किस रूप में उसे बेचते हैं, वो सब। लेकिन जो भी उत्पादन हो रहा है, अब देखिए चाय तो हम अपने घर में भंडार करके रखेंगे नहीं, हमें कितनी ज़रूरत है साल भर में चाय की, 10 किलो 20 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप यूज़। जब आपकी बड़ी फैमिली हो, छोटी फैमिली में तो आपका 10 किलो में पूरा साल निकल जाएगा अच्छा खासा, तो हम स्टॉक करके करेंगे। तो ये सारी की सारा जो उत्पादन होता है, चाहे नारियल हो, चाहे आपकी कॉफ़ी हो, कहवा हो, रबड़ हो, केले हों, इन सब का उत्पादन जो भी किया जाता है डायरेक्ट उद्योगों को कच्चे माल के रूप में दिया जाता है। वहाँ से रूप परिवर्तित होकर वो किसी भी रूप में वो बेचे जा सकते हैं। तो ये हमारे देखिए, जैसे रबड़ की बात कर रही हूँ मैं, केले की बात करें, नारियल है, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में होता है। चाय की बात करें तो असम वाला क्षेत्र है, दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, ऊपर का, इन क्षेत्रों में हो जाती है। तो पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में, बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की जो कृषि पैदावार की जाती है वो होती है बागाती कृषि। अब आ जाते हैं हमारी, अभी तक तो ये हमने पुराने नाम पढ़े हुए हैं। वर्तमान में जिन कृषियों पे जोर दिया जा रहा है वो शुरू हो जाती है हमारी जैविक कृषि से। जैविक कृषि ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम किया जाए। इसमें ऐसी खाद जैसे केंचुए डाल दिए भूमि को उपजाऊ करने के लिए, हरी खाद डाल दी, शैवाल डाल दिए, या इसमें गोबर की खाद डाल दी, मतलब ऐसी खाद का उपयोग किया जाता है जो ज़मीन के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी। देखिए हम जब रासायनिक खाद किसी भी फसल में डाल रहे हैं यहाँ, तो वो उस फसल के अंदर उसके सिम्टम्स जाएंगे और जब हम वो खाएंगे तो हमारे अंदर भी वो आएंगे। तो कई बार क्या होता है, हमारे मानवीय शरीर पे इसके काफ़ी दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं। जैसे यूरिया बहुत डालते थे, अब यूरिया की मात्रा कम कर दी गई है, तो महिलाओं में प्रजनन की क्षमता, पुरुषों में पिता बनने की क्षमता धीरे धीरे क्या होती जा रही है। जैसे जैसे आप आंकड़े देखोगे मेडिकल, आप देखिए जितना भी आंकड़े आते हैं उसमें देखते हैं कि ये क्या होती जा रही, कम होती जा रही। किसके कारण? यूरिया के कारण। आपने कई बार देखा होगा कि कई भैंसों का दूध जब नहीं देती हैं तो कई लोग इंजेक्शन लगाते हैं, या कई बार चारे में 2-4 दाने अगर वो यूरिया के डाल दें तो उसके बाद क्या होता है, दूध की मात्रा तो बढ़ जाती है, लेकिन वो भैंस या गाय मुश्किल से 2 महीने 4 महीने, ज़्यादा खींचेंगे तो आप साल भर तक दूध देगी और उसके बाद वो हमेशा के लिए बांझ हो जाती है। जब आप जानवर में ये स्थिति देख रहे हो तो आप तो डायरेक्ट दे रहे हो, हम भी तो किसी ना किसी उस दूध के माध्यम से, फसल के माध्यम से अपने अंदर ले रहे हैं। तो पुरुषों में और महिलाओं में भी यही समस्या देखने को मिल रही है बांझपन की। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट तय कर दिया और कृषकों को देकर कृषि वेबसाइट शुरू की है, फ़ोन कॉल की, जिससे उनको समझाया जा सके कि आप इनका कम से कम प्रयोग किए, लाभ के चक्कर में आप अपने ही शरीर को ख़त्म कर रहे हैं। तो उसकी बजाय गवर्नमेंट कह रही है कि जो देशी प्रक्रियाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाएं, खाद है, जैसे गोबर की खाद डाल दीजिए, जो हमारे घर से हम कचरा फेंकते हैं, जैसे चाय का फेंक दिया, सब्जियां फेंक दी, वो भी क्या है, एक तरीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट खाद है। आजकल सीवर लाइन डाली जा रही है जगह जगह, क्यों डाली जा रही है, वो भी एक तरीके की क्या है, खाद ही है। और ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में भी, विदेशों में बहुत, और ये खाद तो बहुत महंगी बिकती है, करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर अगर देखा जाए तो अगर हम निकालें हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जगह जगह सीवर लाइन डाल दी गई है, जिससे भी मल जो भी है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए, पानी हो जाए और उसको खाद के रूपों में हम यूज़ कर सकें, जिससे हमें उत्तम किस्म की बिना हार्मफुल हमें क्या मिले, जैविक। थोड़ी सी ये महंगी आती है क्योंकि वर्तमान में अभी इसका प्रोडक्शन कम है। धीरे धीरे गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रोत्साहित करे कि आप इस तरीके की खेती कीजिए ताकि उत्पादन और स्वास्थ्य दोनों बढ़ सके।
भारत का मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस प्रकार की कृषि या पूरा क्षेत्र बनने वाला जैविक राज्य जो है, जैविक राज्य घोषित कर दिया गया है उसे, जैविक राज्य सिक्किम। ये जीके का भी क्वेश्चन है। सिक्किम में जितनी भी खेती होती है, इवन ग्रीनरी, पूरा जो ग्रीन क्षेत्र है वो क्या है हमारा, सिक्किम राज्य। तो सिक्किम आप देखिए पूरी तरह एनवायरमेंटल है, बहुत शुद्ध जलवायु है, ग्रीनरी है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक जगह है, हाइट पे भी आपको पता है। तो भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा घोषित किया, सिक्किम। अभी सेकंड में दमन और दीव वाला क्षेत्र का नाम आ रहा है, लेकिन अभी जो डायरेक्ट घोषित किया गया है वो है हमारा सिक्किम क्षेत्र। तो जैविक कृषि मैंने आपको बताई थी किस रूप से करनी है, रासायनिक खादों की बजाय हमारी जो सिंपल खादें हैं उनका उपयोग करना है हमें। और इसके अलावा हम बात करें, इसमें शैवाल है, फंगस है, बैक्टीरिया है, माइकोराइजा है, इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। कीटनाशक और खरपतवार देखिए हर एक खेती में लगते हैं, तो उनके स्थान पे बायोपेस्टिसाइड, जैव कीटनाशक क्राइसोपा का उपयोग किया जाता है। इसमें विशेष रूप से मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी क्राइसोपा। इसमें जीवाणु कीटाणु जो खरपतवार होती है उसको मारने के लिए, मैं एक मिनट यहाँ से इसको हटा देती हूँ, ठीक है। शुष्क कृषि में यहाँ लिख देती हूँ, शुष्क कृषि। इसमें जो खरपतवार है कीटनाशकों को मारने के लिए क्राइसोपा का यूज किया जाता है, ठीक है, कीटाणु नाशक। किसमें, जैविक कृषि में। तो ये भी एक तरीके का रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, इससे इतना नुकसान नहीं होगा। और इसके अलावा गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद है, मिश्रित फसल है, पशुओं का गोबर का मल है, फल सब्जियों का, ये सब इसमें डालते हैं। अगर बात करें हरित, देखिए हमारे यहाँ जो रसायनों का बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ा वो हरित क्रांति के बाद बढ़ा। हरित क्रांति के दौरान लोगों ने अंधाधुंध रासायनिक खाद का उपयोग किया, क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन ज़्यादा मिल रहा था, जब खरपतवार नहीं होगी, कीटाणु नहीं होते थे, तो उस लालच में उन्होंने ज़्यादा कर लिया। अब क्या हो गया, ज़मीन ने उसको सोख लिया, मर्ज कर लिया अपने अंदर। उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, ज़मीन की उत्पादक क्षमता भी खत्म हो रही है, धीरे धीरे ज़मीन बंजर होने की ओर बढ़ती जा रही है। तभी तो हमारा कहाँ 75% काम होता था कृषिगत कार्यों में, अब हम 55 पे आ गए। आने वाले समय में अगर ऐसे ही कम होते रहा तो हमारी खाने की समस्या बढ़ जाएगी, हम विदेशों पे निर्भर हो जाएंगे। तो जितने भी फूड है, जितने भी फूड आइटम्स हैं वो बहुत ही कॉस्टली हो जाएंगे। आप खुद ही देख लिया अभी कोरोना काल में कितना सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, और अभी तो कोरोना की वजह से हुई हैं। अब आने वाले समय ज़मीन ही नहीं रहेगी तो हम पैदावार कहाँ लेंगे। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जिससे हम जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा हम कृषि का उत्पादन कर सकें, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में बात करें, इसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको यह राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना ये शुरू की गई थी 2004 अक्टूबर से, बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सामने उसके जो रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव थे वो धीरे धीरे सामने आ रहे थे, इस वजह से इसको शुरू किया गया था। ये कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि सहकारिता विभाग ने शुरू किया था। अगर मैं विश्व स्तर पे बात करूं, विश्व स्तर पे इसको शुरू करने वाले या इसके प्रणेता कौन है, अल्बर्ट हॉवर्ड। अल्बर्ट हॉवर्ड ने वैश्विक स्तर पे बात करी, भारतीय स्तर पे नहीं बात करी। इन्हें आधुनिक जैविक कृषि का जनक कहते हैं, आधुनिक जैविक कृषि के जनक, ठीक है। अल्बर्ट हॉवर्ड को विश्व स्तर पे कहा जाता है। और अगर हम बात करें वृहद स्तर पे या किस स्तर पे सबसे पहले इसका कहाँ उपयोग शुरू किया गया, तो वृहद स्तर पे जैविक कृषि अपनाने वाला विश्व का पहला देश, देखो भारत में तो मैंने आपको कह दिया सिक्किम है, लेकिन विश्व में सबसे पहले किसने अपनाई थी जैविक कृषि, विश्व में वृहद स्तर, बड़े स्तर पे किसने अपनाई, क्यूबा। देखिए क्यूबा का नाम आपने पहले भी सुना होगा। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, चीनी उत्पादक देश है, और जैविक उत्पादन में भी याद करना इजी हो जाएगा आपको, क्यूबा चीनी और गन्ने के हिसाब से
कि जैविक विश्व में तो क्यूबा ने सबसे वृहद स्तर पर जैविक कृषि अपनाई थी और भारत में पहला जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम है। तो दोनों विश्व स्तर का और भारतीय स्तर का दोनों मेंशन कर दिया है मैंने। देखिए इसके मैंने लाभ आपको बता ही दिए, जब रसायनों का कम से कम उपयोग करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। जो हम सस्ती खाद, गोबर है, मल है, सस्ती चीज़ें, इसमें कौन सा पैसा लग रहा है भाई, इसको यूज़ करें तो कम पैसे में अच्छा निवेश कर सकते हैं, पर्यावरण के अनुकूल है। और जब हम इसमें अपनी प्राकृतिक रूप से चीज़ें, हरी खाद, गोबर खाद, मल डालेंगे तो मिट्टी का उपजाऊपन भी क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है, जल धारण, मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता है ना, उसमें भी वृद्धि होती है। सीमाएं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे जैविक खाद हर जगह नहीं, वर्मी कंपोस्ट बनाने में समय लग जाता है, थोड़ा सा किसानों में जागरूकता नहीं है इस वजह से। तो ये हो गई हमारी कौन सी, जैविक कृषि। अगली हम बात करें तो इसमें जल कृषि। नई नई कृषियों के मैंने आपको कहा था, मेंशन कर रही हूँ।